हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो लास्ट क्लास हमने हमारे चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात की थी अबाउट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट। हमने देखा था कि कैसे हम एक गिवन इलेक्ट्रॉन के लिए गिवन ऑर्बिट के अंदर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको आयनेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी के बारे में आइडिया भी दिया था और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोगों ने इनके ऊपर बेस्ड किए थे। आइए थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं और फिर कुछ और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं जो हमसे इस टॉपिक के ऊपर पूछे जा सकते हैं। देखें, सबसे पहली चीज हम लोगों ने सीखी थी वो ये सीखी थी कि जो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी होती है, वेरी गुड, वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है एंड दैट इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सही है। दूसरा, हमने टोटल एनर्जी का फॉर्मूला सीखा था, En इज इक्वल्स टू क्या होता है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको टोटल एनर्जी पता है तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, दैट वुड बी +13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाँ डबल, कितना हो जाएगा, -27.2 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगा। सही बात है। चलिए, एक चीज तो हम लोगों ने ये कैलकुलेट करना सीख लिया था। दूसरा, मैंने आपको अलग अलग एनर्जी लेवल्स के लिए एनर्जी की वैल्यूज बताई थी। बताओ मैंने क्या क्या बताया था आपको। फर्स्ट शेल यानी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड शेल -3.4, थर्ड शेल इज -1.51, फोर्थ शेल इज -0.85 एंड फिफ्थ शेल इज -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। उसके अलावा मैंने आपको गैप्स याद करवाए थे। बताओ ये गैप कितना होता है, वेरी गुड, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ फर्स्ट से थर्ड का गैप, बहुत बढ़िया, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 से 4 का गैप, ये हो गया आपका 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक गैप मैंने आपको याद करने को कहा था 2 और 3 के बीच में, विच इज 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है, याद है। वहीं अगर आपको ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए लिखना है तो कुछ भी नहीं करना है, इनटू क्या करते चलो जेड स्क्वायर, और ये किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए अलग अलग लेवल्स की एनर्जीज होंगी और ये उन लेवल्स के बीच के गैप के फॉर्मूलेज होंगे। सही बात है, कर सकते हैं। चलिए, तो ये था अपना लास्ट क्लास जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखो कितनी सी कम चीजें हैं जो आपको याद रखनी होती है। तो 1 घंटे के लेक्चर में हर एक चीज याद रखने की नहीं होती, कुछ चीजें समझ के जाने देनी चाहिए और जो एक्सट्रैक्ट है वो आपको पता होना चाहिए। चलिए, आज हम बढ़ रहे हैं आगे और स्टार्ट कर रहे हैं विद फर्दर सम इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ऑन एनर्जी जो आपसे यहां पर पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है। ये कह रहा है रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 2 इन हाइड्रोजन एटम फॉल्स ऑन अ सर्टेन मेटल। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 पर जब इलेक्ट्रॉन आता है तो देखो ये एक रेडिएशन एमिट करता है। ये रेडिएशन गिर रहा है एक मेटल पर जिसका वर्क फंक्शन कितना है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपको बताना है कि अगर यहां से कोई फोटो इलेक्ट्रॉन निकला तो उस फोटो इलेक्ट्रॉन की के मैक्स कितनी होगी। तो आपको याद है हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, ई इंसिडेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, 5 + के। पहले जो आपका फोटोन आता था एनर्जी लेकर वो लाइट एनर्जी से आता था, इस बार वो कहां से आ रहा है, जब इलेक्ट्रॉन एक हायर शेल से कहां जंप कर रहा है, लोअर शेल में जंप कर रहा है। तो बताओ फोर्थ शेल की एनर्जी कितनी थी, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड शेल की एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, 3.4 - 0.85, 5, 13 में से 8 गया 5, ये बचेगा 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करेगा, वही एनर्जी आकर इस मेटल पर गिरेगी। मेटल का वर्क फंक्शन है 2.5 प्लस आप यहां से इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। तो वो जो मैक्सिमम के होगी, बताओ वो कितनी होगी, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आप चाहो तो इसे जूल में भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि कुछ नहीं दिया है ना, तो आपको फिर जूल में लिखना चाहिए। तो 0.05 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सही ना। अब आगे तो हम सॉल्व कर सकते हैं। देखें 1.6 इंटू 5 होगा 8, तो 8 इंटू 10⁻⁻21 जूल। कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मिक्स कर लिया गया है किसके साथ, बोर्स मॉडल के साथ। ऐसे क्वेश्चंस भी मेंस लेवल के एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। सही है, चलें आगे। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखें, ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो अगेन
फोटो इलेक्ट्रिक के कंसेप्ट को बोर्स मॉडल के साथ ही मिक्स कर रहा है। आप वीडियो को पॉज करें और इसे ट्राई करें एक बार। कर लिया? चलो करें डिस्कस। क्या कह रहा है देखो, इफ द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज -E, तो हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट यानी n = 1 की एनर्जी उसने दे दी है -E। ठीक है, कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन अ फोटोन हैविंग एनर्जी EP स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी Li2+ आयन इन ग्राउंड स्टेट। तो देखो, अगर ये हाइड्रोजन के लिए E है तो बताओ हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एनर्जी क्या हो जाएगी, -E × Z²। लिथियम के लिए Z कितना हो गया, 3। मतलब Li2+ आयन की ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो होगी वो -9E होगी। समझ रहे हैं? कह रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन पर, मान लो यहां एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है लिथियम के अंदर, और इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोटोन आके गिरा। ठीक है, तो मैंने फोटोन हैविंग एनर्जी EP, तो ये फोटोन इस पे आके गिरा। अब ये फोटोन क्या करेगा, अगर इस फोटोन के पास सफिशिएंट एनर्जी हुई तो ये इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करके बाहर निकाल देगा। बाहर निकालने का मतलब कहां भेज देगा, इनफाइनाइट पर। ठीक, आपसे क्या पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, मतलब ये इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकला है। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद इधर क्या करेगा, मूव करेगा। तो आपको इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बतानी है। सिंपल सा फंडा है, आप ये पता कर लो कि इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक भेजने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो देखो, यहां से यहां तक भेजने के लिए जो चाहिए एनर्जी वो है आयनाइजेशन एनर्जी। तो E ∞ 0 -E1 के लिए हो गई -9E। तो बताओ यहां से यहां इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो 9E होगी। सही बात है क्या? अगर ऐसा है तो बस आपको बताना क्या है, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बतानी है। तो आप लगाए फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन टाइप का इक्वेशन, इंसिडेंट एनर्जी थी EP। ठीक, वो एनर्जी किस में काम में आई होगी, एक तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने काम में आई होगी, तो निकालने के लिए एनर्जी 9E, प्लस साथ में बाकी एनर्जी जिसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिली होगी, तो ½ mv²। और लिख सकता हूं, अगर आप यहां से देखो तो ½ mv² की वैल्यू बताओ किसके इक्वल हो जाएगी, EP - 9E के। तो अगर आपको V निकालना है तो V की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2EP - 9E अपॉन m का स्क्वायर रूट। और यहां से आप इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। बोला कर सकते हैं ना? देखो, आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा क्या इसने कॉम्प्लिकेट किया। तो यहां आपको सोचना पड़ेगा कि अगर हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट एनर्जी E है तो हाइड्रोजन लाइक एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी हो जाएगी, E × Z²। सीखा था हम लोगों ने, बस Z के लिए हो गई 3, यहां लिखो 3² 9, तो यहां एनर्जी है 9E। अब जब फोटोन इससे आके टकराएगा तो वो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। बाहर निकालने का मतलब आपने इसको इन्फिनिटी पे भेज दिया, तो उसके लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए होगी, 9E। इंसिडेंट एनर्जी इक्वल टू दिस प्लस दिस, यहां से आप इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। आसान है ना? आसान है, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना होगा। लैंग्वेज के ऊपर फोकस करो, लैंग्वेज पकड़ के चलोगे आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। ये देखें एक और क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। आसान है, ये भी बहुत ही आसान है, ध्यान से देखोगे तो। हो गया? तो आंसर तो मुझे शायद पता नहीं, बट एग्जैक्टली अगर याद करूं तो C इसका आंसर होना चाहिए। डिस्कस कर लेते हैं। देखो, कह रहा है एनर्जी ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एनर्जी लेवल्स ऑफ अ सर्टेन एटम आर E 4E/3 एंड 2E रेस्पेक्टिवली। तो देखो, सबसे है एनर्जी इसकी E, फिर इसके ऊपर वाले की कितनी है 4E/3, और फिर उससे ऊपर वाले की कितनी है 2E। देखो एनर्जी बढ़ रही है, E 1.33E 2E। सही है? कह रहा है फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज एमिटेड ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट। जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट आ रहा है तो देखो थर्ड से फर्स्ट का एनर्जी गैप कितना है E, और ये जो वेव फोटोन यहां निकलेगा उसकी वेवलेंथ है लैम्डा, तो E = hc/λ हो गया। सही है? अब कह रहा है व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ एमिशन फ्रॉम फॉर ट्रांजिशन सेकंड टू फर्स्ट। तो जब ये सेकंड से फर्स्ट आ रहा है तो देखो 4E/3 एनर्जी कितनी रिलीज करेगा, 4E/3 - E, तो ये वैल्यू आपको E/3 मिल जाएगी। अब E/3 = hc/λ एमिटेड होना चाहिए। ठीक, और बताओ E की वैल्यू किसकी इक्वल है, hc/λ, तो ये 1/3 × hc/λ हो जाएगा।
तो यहां से आप लेमडा एमिटेड निकालो, HC से HC गया, तो यहाँ जो लेमडा एमिटेड होगा वो कितना होगा, 3 लेमडा के इक्वल होगा। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो जो मेरी याददाश्त थी वो कमजोर थी, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सी नहीं है। आसान है ना। चलिए आखिरी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो मैं अपना पढ़ाया हुआ टॉपिक सफल मानूंगा। खैर मजाक कर रहा हूं, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज पे फोकस करें, सोच समझ के सॉल्व करें, आप इसमें मिस्टेक कर सकते हैं, ट्राई कीजिए। चलिए हुआ तो आपके पास इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा 3। z की वैल्यू आपकी 3 आनी चाहिए। चलिए डिस्कस करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप लैंग्वेज के ऊपर फोकस करो। क्या कह रहा है, एक हाइड्रोजन लाइक स्पीसी है, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन लाइक है तो उसका z नहीं पता, वही ढूंढना है। इज प्रेजेंट इन हायर एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्वांटम नंबर n, तो कोई हायर एक्साइटेड स्टेट है क्वांटम नंबर n की। दिस एक्साइटेड एटम कैन मेक अ ट्रांजिशन टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। बताओ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, n इज इक्वल्स टू 2, n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट, n इक्वल टू 2 हो गई आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो ये किसी हायर स्टेट से कहां पर आ रहा है, n इक्वल टू 2 पर आ रहा है। बाय सक्सेसिव एमिशन ऑफ 2 photons ऑफ एनर्जीज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या कहना चाह रहा है कि ऐसा होगा, बीच में कहीं रुका होगा और फिर वापस नीचे आया होगा। तो यहां से यहां का 10.2 और यहां से यहां का हो गया 17। तो बताओ ऐड करूंगा तो जो टोटल गैप है इन दोनों के बीच का वो 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा। तो बेमतलब में आपको कंफ्यूज कर रहा है, ऐसे दो पार्ट्स में कर लो या ऐसे कर लो, गैप तो सेम ही आना है। तो इस हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए अगर हम डेल्टा ई देखें, डेल्टा ई दैट इज En माइनस E2, तो वो हो गया 27.2 इज इक्वल टू nth शेल की एनर्जी क्या होगी, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। सही ना, माइनस ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन की वैल्यू क्या हो गई 2। सही है, तो यहां से आप 13.6 को कॉमन कर लो तो 27.2 इज इक्वल्स टू क्या बन गया, देखो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर हो गया कॉमन, ये बचा 1/4 माइनस 1/n स्क्वायर। सही ना। चलिए तो वैसे तो अब मेरे को लग रहा है आंसर एक ही पार्ट से आ जाना चाहिए, लेकिन इसने कुछ और सोचकर इस क्वेश्चन को दिया है, तो हम भी कुछ और सोचकर ही करें इस क्वेश्चन को फिर, है ना। क्योंकि देखो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 13.6 से 27 हो गया 2 टाइम्स। सही है, अभी आपके पास दो, हाँ ठीक है, तो देखो 2 इज इक्वल्स टू क्या बन गया, जेड स्क्वायर इंटू 1/4 माइनस 1/n स्क्वायर। तो अभी इक्वेशन बना एक और वेरिएबल है 2, तो बहुत ना इंसाफी है। तो अब चले दूसरी कहानी पर। दूसरी कहानी क्या है, ऑल्टरनेटिव द एटम फ्रॉम द सेम एक्साइटेड स्टेट n से मेक अ ट्रांजिशन टू द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड का मतलब क्या हो गया, n की वैल्यू हो गई 3 होगा। तो जब ये आ रहा है तो दो फोटोन एमिट कर रहा है, एक 4.25 का, एक 5.95 का। तो ऐड करो 4 + 5 9.95 एंड 0.25 9 3 120, तो ये बन गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अब देखें En माइनस E3 की वैल्यू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो En कितना हो जाएगा, वही माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, ये 3 स्क्वायर होगा। तो देखो 10.2 इज इक्वल्स टू, फिर से क्या बन जाएगा, यहां से 13.6 जेड स्क्वायर को आप कॉमन कर लो तो 1/9 माइनस 1/n स्क्वायर बनेगा। अब आप ध्यान से देखें 10.2 अपॉन 13.6 अगर मैं करूं तो डायरेक्ट तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, मत होने दो। तो आप क्या करो, फिर इसको भी कैंसिल आउट मत करो, आपको ये तो सॉल्व ही करना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी जा रहा है ना। चलिए और तो कोई तरीका है ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं, इसको बोल दे इक्वेशन नंबर 2। सही है, अब मैं क्या करता हूं, मुझे निकालनी है z की वैल्यू।
तो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा काम बड़ी आसानी से चल सकता है। वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम क्या करते हैं, देखो थोड़ा यहीं पे वापस आते हैं, इसको कैंसिल मत करो, इसको लिखो 27.2 इज इक्वल्स टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/4 माइनस 1/n²। ठीक है, अब आप देखो मुझे कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो ये 1/n² वाला टर्म कैंसिल होगा। तो आप क्या करो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 लिखोगे। क्या लिखोगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, तो जैसे हम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 लिखेंगे, थोड़ा हम इधर करते हैं, मैं इस जगह खाली कर लेता हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत तो है ही नहीं। तो आप जाइए, हम आते हैं यहां पर, इक्वेशन 1 था 27.2 माइनस इक्वेशन 2 है 10.2, शुड बी इक्वल टू क्या बनेगा, दिस माइनस दिस। तो देखो यहां से 13.6 इंटू जेड स्क्वायर को तो आप कर लो कॉमन, इंटू ये वैल्यू क्या बनेगी 1/4 माइनस 1/n² माइनस 1/9 प्लस 1/n²। बोलो दिख रहा है, दिख रहा है तो देखो आपको ये भी दिख रहा होगा, n² से n² गया, 27.2 में से 10.2 गया तो ये बच जाएगा 17। सही है, दिस शुड बी इक्वल टू क्या बनेगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/4 माइनस 1/9, कैल्सियम आएगा 36, तो ये बनेगा 5/36। तो देखो आप जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालो, ये बन जाएगा 17 इंटू 36 अपॉन 5 इंटू 13.6। सही है क्या, अब इस वैल्यू को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप ये देखो कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, इसको इंटू 2 करो और नीचे भी 2 कर दो, तो 5 इंटू 2 तो क्या बन जाएगा 10, ऊपर बन जाएगा 34 इंटू 36 अपॉन 136। सही है, मैनिपुलेट करें, अगर मैं इसमें 4 लगाऊं तो देखो 4 9 होता है 36, 4 3 12 और 4 4 16, 34 से गया 34 आ गया ना। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 3, जेड स्क्वायर अगर 9 है तो बताओ z की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल था लेकिन इसमें मैनिपुलेशन ज्यादा है, और अगर आप प्लानिंग से नहीं चल रहे हो तो किसी भी मोड पर किसी भी पॉइंट पर आपका गेम हो सकता है। जैसे मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, ये ले लिया, अब इससे इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा था, तो मैं वापस से इसी मोड पे आया, मैंने देखा कि यहाँ पर 13.6 जेड स्क्वायर, यहाँ पर 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन है, तो क्यों ना इसी फॉर्म को यूज किया जाए। इसमें से ये गया तो n² का टर्म कैंसिल हो जाएगा और फिर मैं सॉल्व करके z के लिए, अब देखो ये कैलकुलेशन फंस गई तो मैंने टेम्पर लूज नहीं किया, मैं कैलकुलेट करने नहीं बैठ गया, पहले मैंने उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आया धीरे धीरे धीरे, उसके बाद। तो इसी तरह आपको करना चाहिए, जब भी आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि उठाया कैलकुलेटर धड़ 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 हाँ आ गया, क्योंकि एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा और तब आप ना हताश हो जाओगे, फिर आप कोई कैलकुलेशन करने का मन ही नहीं करेगा। इसलिए थोड़ा सा आप अपने ट्रिक्स बनाएंगे, सॉल्व करेंगे तो आसानी से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सही है, चलिए कॉपी करें, ये था अपना एनर्जी वाला पार्ट। अब हम मूव करते हैं चैप्टर के अगले पार्ट में, दैट इज स्पेक्ट्रम। देखते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है और क्या क्या हमें स्पेक्ट्रम के अंदर डील करना है। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं स्पेक्ट्रम, जिसके बारे में आपसे बार बार बात कर रहा हूं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है क्या होता है क्या होता है। तो आओ स्टार्ट करते हैं विद स्पेक्ट्रम। सबसे पहले हम समझते हैं स्पेक्ट्रम को, फिर हम बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। तो देखिए स्पेक्ट्रम क्या होता है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में बचपन के अंदर कि अगर आप लाइट को प्रिज्म से पास करो तो वो लाइट क्या होती है, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है। इसी चीज को आप स्पेक्ट्रम बोलते हो। नहीं, इसको तो हम बोलते हैं स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। इस स्प्लिटिंग ऑफ लाइट की अगर आप एक फोटोग्राफिक प्लेट पर इमेज ले लो तो वो जो इमेज आपको मिलती है उस इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो पहले तो स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं। बचपन की जो डेफिनेशन इनकम्प्लीट रह गई थी उसको हमने किया कंप्लीट। लाइट को अगर आप एक प्रिज्म के थ्रू पास करो तो उस लाइट की क्या होती है, स्प्लिटिंग। उस स्प्लिटिंग की, उस पैटर्न की अगर आप एक फोटोग्राफिक प्लेट पर इमेज ले लो तो उस इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। जैसा कि आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में, अपने डायग्राम में भी देखा होगा कि
स्पेक्ट्रम में क्या होता है, अलग अलग कलर्स की आपको क्या मिलती हैं, लाइंस मिलती हैं। क्या मिलती हैं, अलग अलग कलर की लाइंस मिलती हैं। तो ये जो अलग अलग कलर की लाइंस हैं, बेसिकली हर कलर के करस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ होती है ना। वेवलेंथ है मतलब हमारे पास रेडिएशन है। तो इस फोटो के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग वेवलेंथ्स एक साथ आप कलेक्ट करके रखे हुए होते हैं। तो बेसिकली अगर मैं स्पेक्ट्रम की टेक्निकल डेफिनेशन लिखूं तो मैं इसको कैसे डिफाइन कर सकता हूं, स्पेक्ट्रम इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ radiations of different wavelengths, अलग अलग वेवलेंथ्स के रेडिएशंस का, अलग अलग वेवलेंथ्स के रेडिएशन का जो कलेक्शन होगा, उस कलेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज, स्पेक्ट्रम क्या होती है, समझ में आ गया। तो किसी भी सब्सटेंस का जब आप स्पेक्ट्रम बनाओगे, जैसे रेनबो स्पेक्ट्रम है, उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं और हर कलर की क्या होती है, अपनी एक वेवलेंथ होती है। अब ये तो बात स्पेक्ट्रम क्या हुआ। नेक्स्ट, स्पेक्ट्रम कितने टाइप का था। स्पेक्ट्रम मेनली दो टाइप का होता है, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम। देखो स्पेक्ट्रम को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम। तो क्या डिफरेंस होता है एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम में, ये आप समझने की कोशिश करें। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नाम से पता लग रहा है, यहां पर क्या होता है, आप लाइट को एक सब्सटेंस के सॉल्यूशन के थ्रू पास करते हो, ठीक। तो वो जो सब्सटेंस है वो लाइट की रेडिएशंस में से कुछ रेडिएशंस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब जब उसका स्पेक्ट्रम बनेगा तो उसने जो जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब की है वो आपको स्पेक्ट्रम में दिखाई नहीं देगी। तो यहां पर क्या होगा, मैं आपको समझाता हूं। देखो जैसे एक सोर्स से लाइट आई, ठीक है, ये लाइट आई एक सोर्स से आ रही है, व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट का मतलब क्या होता है, जिसमें सारे कलर्स, सारे रेडिएशंस मौजूद होते हैं, ठीक है। इसको आपने एक सब्सटेंस के थ्रू पास किया, तो ये कोई सब्सटेंस है, उसके सॉल्यूशन से आपने इसको पास किया, तो इसको हम बोल सकते हैं एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस, ठीक। ये एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस क्या करेगा, दिस सब्सटेंस इट विल एब्जॉर्ब सर्टेन वेवलेंथ्स, ठीक। तो कुछ वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी को वापस से क्या कर देगा, री एमिट कर देगा। फिर इस एमिटेड लाइट को जब आप एक प्रिज्म से पास करोगे तो उस लाइट की क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी, और इस स्प्लिटिंग की जब आप फोटोग्राफिक प्लेट पर इमेज लोगे तो ध्यान से देखना, आपको बाकी सारे रेडिएशंस मिलेंगे लेकिन आपको वो रेडिएशंस नहीं मिलेंगे जो यहां पर क्या हो चुके हैं, एब्जॉर्ब हो चुके हैं। सो हम यहां पर बोल सकते हैं कि द रेडिएशंस which were absorbed by the solution of the substance will be missing, वो यहां से क्या होंगे, गायब होंगे। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, सपोज यहां से एक रेनबो पास हो रहा है, उस रेनबो में से, भाई रेनबो में मेनली आप कलर देखते हो तो क्या बोलते हैं, विबग्योर होता है। तो मान लो इस सॉल्यूशन ने ये ब्लू को खा गया, मतलब ब्लू को एब्जॉर्ब कर गया, ग्रीन को एब्जॉर्ब कर गया, ऑरेंज को एब्जॉर्ब कर गया। तो अब ये जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसमें आपको वॉयलेट कलर मिलेगा, इंडिगो मिलेगा, लेकिन ब्लू कलर की जगह आपको एक खाली जगह मिलेगी, ब्लैंक स्पेस, ब्लैक लाइन। ग्रीन की जगह भी ब्लैक लाइन मिलेगी, येलो कलर मिलेगा, ग्रीन की जगह ब्लैक लाइन मिलेगी, और ये मिलेगा। तो ये जो आपकी फोटोग्राफिक प्लेट होती है, देखो तो डार्क होती है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर बहुत सारे कलर्स होंगे लेकिन बीच बीच में से कुछ कलर्स मिसिंग होंगे, तो जो कलर मिसिंग होंगे उनकी जगह एक डार्क लाइन मिलेगी। समझ ना आपको, एक रेनबो को आप पास करो एक सॉल्यूशन से, उस रेनबो ने इस कलर को नहीं जाने दिया, इसको नहीं जाने दिया, इसको नहीं जाने दिया, तो ये सारे कलर बाहर आ रहे होंगे, लेकिन इन कलर्स की जगह क्या आ रही होगी, एक डार्क कलर की लाइन आ रही होगी, कुछ इस तरह से। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपको देखने में कैसा लगता है, इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, इट अपीयर्स एज
it appears as dark lines on a colored background. BG मतलब बैकग्राउंड है, तो डार्क बैकग्राउंड, सॉरी ये पूरा तो कलर्ड होगा बैकग्राउंड तो, और बीच बीच में क्या होंगी, काले रंग की लाइंस होंगी जो कि एब्जॉर्ब्ड कलर्स को दिखा रही होंगी, जो यहां से बाहर नहीं निकले हैं। तो यहां पर क्या हुआ, आपने स्प्लिटिंग से पहले लाइट को एक एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन से पास किया जिसने सर्टेन वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लिया, और उससे जो स्पेक्ट्रम बना उसे हम कौन सा स्पेक्ट्रम बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखने में कैसा होता है, इसका बैकग्राउंड तो कलर होता है और लाइंस कैसी होती हैं, डार्क। वहीं अगर आप आ जाओ एमिशन स्पेक्ट्रम पर, तो एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, हम लाइट फ्रॉम अ सोर्स इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म एंड स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व्ड। तो देखो उसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, वहां पहले आपने लाइट को एक सब्सटेंस के सॉल्यूशन से पास किया, यहां किसी सोर्स से आ रही लाइट है, कोई भी सोर्स हो सकता है, जैसे सन हो गया तो सन का स्पेक्ट्रम हो गया, कोई बल्ब हो गया, या कोई एक्साइटेड एटम हो गया। अगर एटम एक्साइटेड स्टेट में है तो जब वो नीचे आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा, लाइट की फॉर्म में करेगा। तो उस रेडिएशन को अगर आप डायरेक्टली प्रिज्म पे गिरा दो तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो उस एटम से होने वाले एमिशन से बन रहा है, इसलिए ऐसे स्पेक्ट्रम को हम कौन सा स्पेक्ट्रम बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो यहां पर एक सोर्स होगा, वो सोर्स कुछ भी हो सकता है, यहां से लाइट आएगी, इस लाइट को आप प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट करवाओगे और इस लाइट की क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी। इस स्प्लिटिंग की जब आप फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इमेज लोगे, वो जो इमेज बनेगी वो आपको क्या कहलाएगा, वो आपका एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। तो फिर से ये आपकी फोटोग्राफिक प्लेट है। अब आप ध्यान दें, यहां पर कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो जो भी कलर की लाइंस एमिट होंगी वो आपको फोटोग्राफिक प्लेट पर दिखाई देंगी। अब इन लाइन में प्रॉपर स्पेसिंग होती है, वो भी आप देखोगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पर आपको अलग अलग कलर की लाइंस मिलेंगी और पीछे का बैकग्राउंड कैसा होगा, ब्लैक। तो अगर आप एमिशन स्पेक्ट्रम की अपीयरेंस की बात करो तो इट अपीयर्स एज colored lines on a dark background। कौन सा बैकग्राउंड, डार्क बैकग्राउंड। तो आप दो चीजों को बहुत ही ध्यान से समझें, वहां पर डार्क लाइंस थी ऑन अ कलर बैकग्राउंड, यहां पर कलर्ड लाइंस है ऑन अ डार्क बैकग्राउंड। मतलब दोनों तरह के जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं वो दिखने में एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, इसीलिए हम इन दोनों को एक दूसरे का क्या बोलते हैं, फोटो नेगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटो नेगेटिव। जैसे आपने देखा होगा, अब तो क्या है, आप तो मॉडर्न जमाने में आ चुके हो, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा, ठीक है, जो पुराने कैमरे आते थे उनमें एक फोटो रोल आता था, याद है ना। उस रोल में आप फोटो खींचो, उस रोल को डेवलप करके उसकी कलर्ड फोटो बनाई जाती थी। तो अगर आप उस नेगेटिव को देखो, रोल को, उसको नेगेटिव बोलते थे। उसमें क्या होता था कि जो उसमें दो ही कलर होते थे, ब्लैक और व्हाइट, है ना। तो अगर आप ओरिजिनल फोटो देखो, ओरिजिनल फोटो में जो ब्लैक है उस नेगेटिव के अंदर वो व्हाइट दिखेगा, ओरिजिनल फोटो में जो व्हाइट है वो उस नेगेटिव के अंदर क्या दिखेगा, ब्लैक। उल्टी अपीयरेंस होती है, सफेद काला और काला सफेद हो जाता है। सेम चीज यहां है, जहां यहां पर लाइंस डार्क है यहां पर बैकग्राउंड डार्क है, जहां यहां पर लाइंस कलर्ड है यहां पर आपका जहां पर बैकग्राउंड कलर्ड है यहां पर क्या है, लाइंस कलर्ड है। तो क्योंकि दिखने में दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, इसलिए हम इन दोनों को एक दूसरे का क्या बोलते हैं, फोटो नेगेटिव भी बोलते हैं। बात समझ में आई। तो ये पहली कैटेगरी एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम, सही है। फिर इस एमिशन स्पेक्ट्रम को भी हम फर्दर दो और पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो देखें वो दो और पार्ट्स कौन से हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम को हम डिवाइड करते हैं, एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और जो दूसरा होता है टाइप वो होता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो देखें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में आप दो कलर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, टू कलर्स कैन नॉट बी
डिफरेंशिएटेड। मतलब आप दो कलर्स के बीच में एक सॉलिड लाइन खींचकर ये नहीं बोल सकते हो कि भाई साहब ये कलर यहां खत्म हो गया और ये कलर यहां शुरू हो गया है। इसका बेस्ट एग्जांपल है रेनबो। कौन सा बो? रेनबो। रेनबो आप देख लो, सारे कलर्स एक दूसरे में मर्ज्ड होते हैं। आप रेनबो में ये नहीं बता सकते कि कब ग्रीन कलर खत्म हो गया है और कब येलो कलर शुरू हो गया है। नहीं बता सकते ना, पिन पॉइंट नहीं कर सकते। रीजन बता सकते हो कि यहां से यहां चेंज हो रहा है, लेकिन आप उसको पिन पॉइंट नहीं कर सकते हो। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सारे कलर एक दूसरे में घुसे हुए होते हैं, मर्ज्ड होते हैं, आप कलर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। डिसकंटिन्यूअस, नाम से पता लग रहा है जहां पर आप दो कलर्स को आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हो। सो टू कलर्स का मतलब हमारा दो रेडिएशन से है, कैन बी इजीली डिफरेंशिएटेड। सही है। नेक्स्ट चीज, ये जो आपका डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है ये भी दो टाइप का होता है। हाँ, एक होता है बैंड स्पेक्ट्रम। क्या होता है? बैंड स्पेक्ट्रम। तो देखो इसके नाम से पता लग रहा है। और दूसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रम। तो बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होता है? डिस्क्रीट बैंड्स। डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग। तो डिस्क्रीट बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर ऑब्टेन्ड। जब आप स्पेक्ट्रम बनाओगे तो लाइन की जगह आपको मोटे मोटे बैंड्स दिखाई देंगे अलग अलग कलर्स के, है ना। जैसे मान लो ये फोटोग्राफिक प्लेट है, तो इस पर एक बैंड दिखाई देगा आपको। मान लो ये रेड कलर का बैंड है एक, ऐसे एक मान लो ये थोड़ा सा येलो कलर का बैंड है, ऐसे ही ये मान लो एक कुछ और वाइट है, इससे कलर का बैंड है। तो इस तरह से आपको अलग अलग बैंड्स दिखाई देंगे। तो इसी वजह से इसको हमने बैंड स्पेक्ट्रम बोल दिया। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बैंड स्पेक्ट्रम कब बनता है? बैंड स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड बाय मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स लाइक CO2, CO, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आप उनका स्पेक्ट्रम बनाओगे तो आपको कौन सा स्पेक्ट्रम मिलेगा? बैंड स्पेक्ट्रम। सिमिलरली लाइन, अब देखो नाम से पता है लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होगा? लाइन स्पेक्ट्रम में डिस्क्रीट लाइंस मिलेंगी, डिस्क्रीट लाइंस ऑफ डिफरेंट कलर्स होगा। और अगर बैंड स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूल बना रहा है तो बताओ लाइन स्पेक्ट्रम कौन बनाता है? एटम्स। तो दिस इज फॉर्म्ड बाय एटॉमिक स्पीसीज। सही है। तो इस तरह से आप स्पेक्ट्रम को डिफाइन करते हो। एड्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम के दो टाइप होते हैं, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस के भी दो टाइप होते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक, तो बैंड स्पेक्ट्रम कौन बनाता है? मॉलिक्यूल्स। और लाइन स्पेक्ट्रम कौन बनाता है? आपके एटॉमिक स्पीसीज। तो बताओ हाइड्रोजन एटम है या मॉलिक्यूल है? एटम है ना। तो जो हमारा हाइड्रोजन है वो कौन सा स्पेक्ट्रम बनाता है? लाइन स्पेक्ट्रम। तो अगर आप हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को पूरा पूरा डिफाइन करना चाहते हो तो देखो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पहले तो होगा एमिशन। वो कैसे होगा वे और देख लोगे। एमिशन में भी वो कौन से टाइप का होगा? डिसकंटिन्यूअस। और डिसकंटिन्यूअस में भी वो कैसा स्पेक्ट्रम होगा? लाइन स्पेक्ट्रम। यानी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में आपको अलग अलग कलर्स की क्या मिलेंगी? लाइंस मिला करेंगी। सही है, कर सकते हैं। चलिए, तो ये था अपना स्पेक्ट्रम और उसकी थ्योरी। बहुत ज्यादा मैंने लिख दिया है, एक बार आप इस पूरे को कॉपी करें, फिर हम चलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे और डिस्कस करते हैं उसको। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं मेन पार्ट विच इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्यों बनता है और क्या क्या चीजें आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर कवर करनी होती है। तो बहुत ही ध्यान से देखें, बहुत ही आसान है। देखें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो एमिशन टाइप का स्पेक्ट्रम है, नेचर में वो डिसकंटिन्यूअस है और कैसा स्पेक्ट्रम है? लाइन स्पेक्ट्रम है। आखिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता क्यों है? देखो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में है, मान लो n = 1 में है, ठीक, तो n = 1 से ये किसी हायर एक्साइटेड स्टेट में गया। ये कोई भी एक एक्साइटेड स्टेट हो सकती है, ठीक है। इस एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन सिर्फ 10⁻⁸ सेकेंड के एक पीरियड के आसपास रहता है। इतनी ही देर ये एक हायर स्टेट में रुकता है, उसके बाद क्या करता है? वापस से नीचे जंप करता है।
क्या करता है, नीचे जंप करता है। तो देखो मान लो इलेक्ट्रॉन 1 से गया 4 पे, तो 4 से 1 के बीच में 3 2 ये 4 एनर्जी गैप्स होंगे। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन कहां गया ये आपकी मर्जी, आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन को 1 से 2 3 4 जहां जाना है भेज दो। जैसे मुझे इलेक्ट्रॉन को 1 से 4 भेजना है हाइड्रोजन में, तो बताओ मुझे कितनी एनर्जी सप्लाई करनी होगी, हाँ 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी देकर मैं इसको 4 पे पहुंचा दूंगा। अब ये 4th एनर्जी शेल पे सिर्फ कितनी देर के लिए रुकेगा, 10⁻⁸ सेकंड के लिए, और वापस से जंप मारेगा। तो इलेक्ट्रॉन को कहां भेजना है ये आपकी मर्जी थी, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन आएगा अपनी मर्जी से। वो बोलेगा मैं तो 4 से 3 आऊंगा और फिर उसके बाद 3 से वापस 1 पे आ जाऊंगा। देखो ये 4 से 3 आया तो अलग एनर्जी एमिट होगी, अलग वेवलेंथ एमिट होगी, इसको मैं λ43 बोल सकता हूं। फिर ये 3 से 1 आया तो λ31 एमिट होगी। हो सकता है ये 4 से 1 डायरेक्ट आ जाए तो λ47 एमिट होगा। हो सकता है ये 4 से 2 आए तो λ42, और फिर 2 से 1 आए तो λ41। बोलो इस तरह से क्या होगा, अलग अलग तरीके हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर से नीचे आने के, और हर तरीके के करस्पॉन्डिंग क्या है, एक अलग वेवलेंथ है, और हर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एक अलग कलर होगा ही होगा ना। तो आप देखो अगर मैं 4 से 1 में ही काउंट करूं तो आपको 1 2 3 4 5 अलग अलग तरह की कलर्ड लाइंस स्पेक्ट्रम के अंदर दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगी, अलग अलग कलर्ड लाइंस आपको स्पेक्ट्रम में दिखाई देंगी। तो यही होता है रीजन स्पेक्ट्रम बनने का, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर लेवल में जाता है और जब वो वापस नीचे आता है तो क्या करता है, वह एनर्जी अलग अलग रेडिएशंस की फॉर्म में एमिट करता है, जो कि आपको स्पेक्ट्रम में अलग अलग कलर की लाइंस की फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो पहले तो आप ये लिखें इस पॉइंट को यहां पर, राइट, कि द इलेक्ट्रॉन in a hydrogen atom when get excited to a higher energy level, ये आप मेरे साथ साथ लिख ले फटाफट से, it stays there for about 10⁻⁸ seconds and falls back to ground state, during which it emits what, radiations of different wavelengths which are obtained as colored lines in spectrum। तो ये स्पेक्ट्रम आपको क्या मिलते हैं, अलग अलग कलर की लाइंस की फॉर्म में मिलते हैं जब आप स्पेक्ट्रम को ड्रॉ करते हो। सही बात है। चलिए तो अब हम बनाने चलते हैं स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम बनाने के लिए मुझे कुछ सामान की जरूरत है। एक बार आप ये लिख लो फटाफट से, फिर हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं। तो देखें हम स्पेक्ट्रम बनाने जा रहे हैं, ये आप देखें ये है n=1, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, फिर इसके ऊपर यहां कहीं मान लो यह आपका सेकेंड एनर्जी शेल, दैट इज n=2, ये आपका थर्ड एनर्जी शेल। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं मुझे श्राप मिला हुआ है टेढ़ी लाइन बनाने का, लाइन जनरली सीधी नहीं बनती है। ये हो गया n=4, ये हो जाएगा आपका n=5, n=6 एंड सो ऑन, ऊपर तक चलता रहेगा अप टू n=इनफाइनाइट। बहुत ही ध्यान से देखें आपका इलेक्ट्रॉन जंप करके गया ऊपर। अब ऊपर से नीचे आने के जितने तरीके, उतनी तरह की आपको क्या मिल सकती है, स्पेक्ट्रल लाइंस मिल सकती है। जो लाइंस मिलती हैं इनको हम स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं। तो मान लो इलेक्ट्रॉन गया कहीं भी ऊपर और अब वो आ रहा है n=1 पर, ग्राउंड स्टेट पर। तो देखें उसके पास आने के कितने तरीके हैं। ये इलेक्ट्रॉन 2 से बना सकता है, ठीक, या फिर
3 से बना सकता है, या फिर 4 से बना सकता है, 5 से बना सकता है, 6 से बना सकता है, या फिर किसी भी ऊपर वाले लेवल से कहाँ आ सकता है, 1 पर आ सकता है। तो इस तरह से आप देखें, आपको एक सीरीज ऑफ लाइंस मिल रही है। इस सीरीज में कॉमन चीज क्या है कि सारी की सारी लाइंस n इज इक्वल्स टू 1 पर आकर एंड हो रही है। कहां पर आकर एंड हो रही है, n इज इक्वल्स टू 1 पर। तो देखें यहां पर हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसे हम रिडबर्ग फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रिडबर्ग फॉर्मूला। तो ये जगह हम खाली कर लेते हैं, ये तो आपने लिख ही लिया होगा। तो एक्चुअली जिस साइंटिस्ट ने स्पेक्ट्रम के ऊपर काम किया था उसके नाम के ऊपर ये फॉर्मूला है, जिसे हम लोग रिडबर्ग फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, रिडबर्ग्स फॉर्मूला। ये रिडबर्ग्स फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर एमिशन स्पेक्ट्रम ओनली। ठीक, फॉर्मूला आपको ये बताता है कि जब आप किसी ऊपर वाले लेवल से नीचे आ रहे हो तो निकलने वाली वेव की, रेडिएशन की जो वेवलेंथ है 1/λ, या फिर आप इसे न्यू बार भी लिख सकते हो, वेव नंबर। दिस विल बी इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहां पर n1 होता है आपका लोअर एनर्जी स्टेट और n2 होता है हायर एनर्जी स्टेट। r यहां पे रिडबर्ग्स कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। या फिर आप ध्यान से देखो तो मैं इसे 1.0967 इंटू 10⁵ या फिर अप्रोक्सीमेटली 10⁵ सेंटीमीटर भी लिख सकता हूं। ध्यान देना, जब आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करोगे तो आपको आंसर्स भी अप्रोक्सीमेट मिलेंगे। एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आप एग्जैक्ट वैल्यू यूज करें। सही है, चलिए तो इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। तो ध्यान से देखें, ये जो आपके पास सीरीज ऑफ लाइन बनी, इस सीरीज को हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ लाइमन सीरीज। तो ध्यान से देखना, लाइमन सीरीज के लिए n1 तो हो चुका है फिक्स 1, और बताओ n2 क्या क्या हो सकता है, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही क्या होगा, n इक्वल टू 3 से आप 2 पर आ सकते हो, 4 से 2 आ सकते हो, 5 से 2 आ सकते हो, 6 से 2 आ सकते हो, या फिर किसी भी हायर लेवल से आप n इक्वल टू 2 पर आ सकते हो। तो इस सीरीज में कॉमन चीज क्या है, इस सीरीज के लिए n1 की वैल्यू तो कितनी हो चुकी है 2, और n2 की वैल्यू कितनी हो चुकी है 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इनफाइनाइट। तो ये जो सीरीज ऑफ लाइन बनी, इस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बामर सीरीज बोलते हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखें, जैसे ही आपने सीरीज का नाम लिया, ये n1 की वैल्यू फिक्स हो जाती है। मैंने बोला लाइमन, तो लाइमन सीरीज के लिए n1 फिक्स है 1। इसको हम लाइमन सीरीज की ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइमन की ग्राउंड स्टेट। इसी तरह n1 इज इक्वल्स टू किसकी ग्राउंड स्टेट होगी, बामर सीरीज की ग्राउंड स्टेट होगी। फिर देखें आगे बढ़े, 2 पर आ गए ना, अब इलेक्ट्रॉन 3 पर आ सकता है, 5 से 3, 6 से 3, 7 से 3, या किसी भी हायर स्टेट से अगर वो 3 पर आ जाए, तो ये जो सीरीज ऑफ लाइन बनती है इसे हम बोलते हैं पाश्चन सीरीज। बताओ कौन सी सीरीज बोलते हैं, पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू तो हो गई 3, और बताओ n2 के लिए क्या क्या हो सकती है, 4, 5, 6, 7 अप टू इनफाइनाइट हो सकता है। ऐसे ही आप और आगे चलोगे तो इलेक्ट्रॉन 5 से 4 आ सकता है, 6 से 4, 7 से 4, या किसी भी हायर स्टेट से ये 4 पर आ सकता है। ये जो सीरीज ऑफ लाइन आपको मिलती है इसे हम बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। क्या बोलते हैं, ब्रैकेट। बताओ ब्रैकेट सीरीज के लिए n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और बताओ n2 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 5, 6, 7 अप टू इनफाइनाइट लिख सकता हूं। ऐसे आप और आगे चलें, इलेक्ट्रॉन 6 से 5 आ सकता है, 7 से 5, 8 से 5, या किसी भी हायर लेवल से 5 पर आ सकता है ना। तो ये जो आपको सीरीज ऑफ लाइन मिलती है इसे हम बोलते हैं फंड सीरीज। इसमें p साइलेंट होता है। इसके लिए n1 की वैल्यू हो गई 5, और n2 के लिए क्या हो सकती है 6, 7, 8 अप टू इनफाइनाइट। ऐसे ही एक और बच गई है लास्ट हमारी। अगर आपका इलेक्ट्रॉन 7 से 6 आए, 8 से 6 आए, 9 से 6 आए, या किसी भी हायर स्टेट से 6 पर आ जाए, तो इस सीरीज को हम कौन सी सीरीज बोलते हैं, हम्फ्री सीरीज बोलते हैं। कौन सी सीरीज बोलते हैं, हम्फ्री। और इस हम्फ्री सीरीज के लिए
N1 की वैल्यू कितनी हो गई 6, और बताओ N2 के लिए क्या हो सकती है 7, 8, 9 अप टू इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है। तो इस तरह से आपको हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में अलग अलग लाइंस की सीरीज मिलती हैं। तो लाइन की सीरीज के नाम से आपका N1 क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है। लाइमन बोला तो N11, बामर बोला N12, पैस्टन बोला N13, ब्रैकेट बोला N14, फंड बोला N15, और अगर हम्फ्री कह दिया तो N1 की वैल्यू कितनी होगी 6। सही है। चलिए ये तो एक बात। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ध्यान से देखें इस चीज को आप। एक सीरीज में आप लाइंस के नंबर भी निकाल सकते हो। अभी मैं कैलकुलेशन भी करके दिखाता हूं आपको लाइमन के लिए, सेम वैसे ही कैलकुलेशन आप किसी और सीरीज के लिए भी कर सकते हो। आपको ये लाइन दिख रही है जो कहां से आ रही है 2 से 1, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन। क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, या फिर आप इसे अल्फा लाइन के नाम से भी जानते हो। कौन सी लाइन, अल्फा लाइन। अब देखो अगर ये फर्स्ट है तो अब ये कौन सी लाइन होगी, वेरी गुड, सेकेंड लाइन यानी बीटा लाइन। ये कौन सी होगी, थर्ड लाइन यानी गामा लाइन। ये कौन सी होगी, फोर्थ लाइन यानी डेल्टा लाइन। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, नीटा, ईटा, थीटा चलता रहता है। तो वहां तक तो अपने को जाना ही नहीं है। आप तो देखो अल्फा लाइन बोल दिया मतलब फर्स्ट लाइन है, बीटा लाइन बोल दिया मतलब सेकंड। तो बीटा और गामा के आगे तो आपको मूव करना ही नहीं पड़ेगा। अब देखो सीरीज का नाम लिया तो N1 फिक्स, और लाइन का नाम ले दिया तो N2 भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। जैसे बोलूं अल्फा लाइन ऑफ लाइमन, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, तो उसके लिए N1 हो गया 1 और N2 हो गया 2। दोनों वैल्यूज यहां लिखकर आप उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हो। बीटा लाइन के लिए N1 1 और N2 हो जाएगा 3, वेवलेंथ निकाल सकते। ऐसे ही हर सीरीज के लिए। बताओ बामर के लिए अल्फा लाइन, ये बीटा, ये गामा, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, और इस तरह से आप किसी भी सीरीज की फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन को कैलकुलेट कर सकते हो, बता सकते हो, कर सकते हैं ना। चलिए तो एक बार आप ये स्पेक्ट्रम कॉपी करो, फिर मैं आपको लाइमन के लिए कुछ चीजें सिखाता हूं जो आप बाकी सीरीज पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो देखो अब बात करते हैं लाइमन सीरीज के लिए अलग अलग इंपॉर्टेंट चीजों की, और सेम यही सारी चीजें एप्लीकेबल होगी बाकी सीरीज के लिए भी। ठीक है, तो आप हेडिंग डालें यहाँ पे लाइमन सीरीज, और देखें क्या क्या चीजें हम यहाँ पर लाइमन सीरीज के लिए डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन की। तो आप इसे फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन भी बोल सकते हो, अल्फा, या फिर कई बार इसे H अल्फा लाइन भी बोल देते हैं। अलग अलग नोटेशंस हैं, थोड़ा आप इनके ऊपर फोकस करें। तो मैंने आपसे क्या बोला, सीरीज का नाम लिया तो N1 फिक्स, और लाइन का नाम ले दिया तो N2 भी फिक्स। तो हम हाइड्रोजन के लिए देख रहे हैं, तो देखो लाइमन के लिए N1 1 होता है, और फर्स्ट लाइन के लिए N2 कितना हो जाएगा 2। तो N1 की वैल्यू हो गई 1 और N2 की वैल्यू हो गई 2। तो आप देखें 1 लैम्डा अल्फा इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, RZ² इंटू 1/N1² माइनस 1/N2²। तो 1 माइनस 1/4 ये बनेगा 3RZ² बाय 4। तो बताओ अल्फा लाइन की जो वेवलेंथ होगी कितनी हो जाएगी, 4/3RZ²। याद रखने की जरूरत नहीं है, जब भी जरूरत हो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, कर सकते हैं। दूसरा सेकंड आपके पास होता है सेकंड लाइन। सेकंड लाइन मतलब क्या हो जाएगी आपकी, बीटा लाइन। ठीक, तो अगर आप बीटा लाइन की वेवलेंथ निकालो तो बताओ इक्वेशन क्या बन जाएगा, 1 लैम्डा बीटा इज इक्वल्स टू RZ²। बीटा लाइन के लिए N1 तो 1 ही रहेगा क्योंकि सीरीज फिक्स है लाइमन। अब N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3²। तो 8/9 बचेगा, और आप इसे उल्टा कर दोगे तो लैम्डा बीटा कितना मिल जाएगा, 9/8RZ², किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। सही है। चलिए ये तो ये बेसिकली अल्फा और बीटा लाइन की बात। अब मैं अगर सिर्फ लाइमन को रख लूं यहां पे और बाकी सबको उड़ा दूं, देखिए थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पर सीखनी है, दैट इज शॉर्टेस्ट लाइन। ठीक, तो आप इसे लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ भी बोल सकते हो, या फिर आप इसे सिंपल शॉर्टेस्ट लाइन भी बोल सकते हो। शॉर्टेस्ट लाइन का मतलब ये होगा कि इसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। तो आप देखो अगर हम बात करें किसी भी उसके लिए एनर्जी गैप की, हाइड्रोजन एटम के 2 शेल्स के लिए एनर्जी गैप की, तो वो hc/λ के इक्वल होगा। तो
तो अगर आपको वेवलेंथ चाहिए शॉर्टेस्ट यानी मिनिमम, तो बताओ एनर्जी गैप आपका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। बोलो बात समझ में आ रही है आपको। तो लैम्डा मिनिमम होगा तो एनर्जी गैप क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो लाइमन सीरीज में आप बताओ मैक्सिमम एनर्जी गैप कौन सा होगा। देखो 1 से 2 तो सबसे छोटा गैप, फिर 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, यानी 1 से लेकर इनफाइनाइट का गैप क्या होगा, मैक्सिमम। तो अगर आप शॉर्टेस्ट लाइन का ट्रांजिशन देखो तो उसके लिए n2 की वैल्यू होगी इनफाइनाइट और n1 की वैल्यू कितनी होगी, 1। बोलो लिख सकता हूं, रिडबर्ग्स फॉर्मूला लगाओ तो बताओ 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम किसके इक्वल बनेगा, rz स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये टर्म तो हो गया 0, ये बचा 1। बताओ लैम्डा मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन rz स्क्वायर। आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है, ये आ गया, बहुत अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट चीज आपको ट्रांजिशन समझना है। जब वेवलेंथ मिनिमम होगी तो बताओ एनर्जी गैप क्या होगा, मैक्सिमम होगा ना। तो लाइमन सीरीज के लिए मैक्सिमम गैप कौन सा होगा, n1 इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट। तो अब किसी भी सीरीज के लिए अगर आपको शॉर्टेस्ट लाइन निकालनी है तो एनर्जी गैप मैक्सिमम होना चाहिए, यानी उस सीरीज की ग्राउंड स्टेट और इनफाइनाइट के बीच का आपको गैप देखना। मैं आपसे बोलूं बामर, तो बताओ बामर की शॉर्टेस्ट लाइन का ट्रांजिशन क्या होगा, 2 से इनफाइनाइट। पास्टन का क्या होगा, 3 से इनफाइनाइट। ब्रैकेट का क्या होगा, 4 से इनफाइनाइट। समझ सकते हो। चलिए एक और चीज देखें, इस ट्रांजिशन पर सीरीज खत्म हो चुकी है, इसलिए शॉर्टेस्ट लाइन का जो ट्रांजिशन होता है उसे हम सीरीज लिमिट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सीरीज लिमिट के नाम से भी जानते हैं, कर सकते हैं। ऐसे देखिए फोर्थ चीज, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, अब वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है, बताओ एनर्जी गैप क्या होना चाहिए, मिनिमम। आप मुझे बताओ लाइमन में कौन सा एनर्जी गैप मिनिमम होता है, हाँ वेरी गुड, 2 से 1 का गैप क्या होता है, लाइमन में मिनिमम होता है। और 2 से 1 की लाइन तो क्या थी, फर्स्ट लाइन ही थी। इसका मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो होगी वो फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ के ही बराबर होगी किसी भी सीरीज के लिए, और लाइमन के लिए उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 4/3rz स्क्वायर। तो थोड़ा सा इन टर्म्स का आप ध्यान रखें, फर्स्ट लाइन का ट्रांजिशन क्या होता है, सेकंड का ट्रांजिशन क्या होता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का ट्रांजिशन क्या होता है, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का ट्रांजिशन क्या होता है। अब जैसा काम आपने लाइमन के लिए किया वैसा ही काम आप किसी और भी सीरीज के लिए कर सकते हो। बामर के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी, 2 से इन्फिनिटी वाली या इन्फिनिटी से 2 वाली, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगी, 3 से 2 वाली। इसी तरह पास्टन के लिए क्या होगा, 3 से इन्फिनिटी, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगी, 4 से 3 वाली होगी। चलिए तो ये आप कॉपी करें। फिर हम एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए ये सब सीखने के बाद आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है जो आपको कई बार हेल्प करेगी स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन सॉल्व करने में। बहुत ध्यान से देखना भाई। देखें आपने सीरीज पढ़ी कौन कौन सी, एक आपने सीरीज पढ़ी लाइमन, ठीक, फिर आपने पढ़ी बामर, फिर आपने पढ़ी पास्टन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री। ठीक है, इन सीरीज के लिए आपने देखा कि हर सीरीज के लिए n1 के वैल्यू फिक्स है। पास्टन के लिए n1 हो गया 3, ब्रैकेट के लिए n1 हो गया 4, फंड के लिए n1 हो गया 5, हम्फ्री के लिए n1 हो गया 6। और n2 की वैल्यूज यहां पर क्या क्या हो सकती है, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। यहां n2 की वैल्यू क्या हो सकती है, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट। यहां n2 की वैल्यू क्या हो सकती है, 4, 5, 6 अप टू इनफाइनाइट, 5, 6, 7 अप टू इनफाइनाइट हो सकता है ना। बताओ यहाँ n2 की वैल्यू क्या होगी, 6, 7, 8 अप टू इनफाइनाइट, और इस तरह से चलती रहेगी कहानी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखनी है, देखें यह है लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री। इसको आप ऐसे याद रखें, LBP BPH। ये एक ट्रिक है इसको याद रखने की। कई बार क्या होता है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइमन कहाँ आती है, बामर कहाँ आती है। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, L फॉर ललुआ, का ललुआ। तो यहाँ हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ललुआ के बापू का, ललुआ के, ये कौन है, बापू। तो ललुआ के बापू का
ये हो गया बीपी और हाई। तो अभी ललुआ तो आप जानते ही हो, है ना, ललुआ बड़े बदमाश बच्चा है। हाँ, तो ललुआ के बापू का बीपी हाई, इससे तो आपको याद हो जाएगा कौन सी सीरीज है, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री। उसके बाद आपको याद रखना है UVIIFF, क्या याद रखना है, UVIIFF। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब है हाइड्रोजन एटम के लिए, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहा हूं। ये सब तो सबके लिए वैलिड होगा, लेकिन हाइड्रोजन एटम के लिए जो आपकी लाइमन सीरीज है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है। कौन से रीजन में लाई करती है, अल्ट्रावायलेट। बामर सीरीज किस में लाई करती है, विजिबल रीजन में। ये इंफ्रारेड, ये भी इंफ्रारेड, इसको हम बोलते हैं फार इंफ्रारेड, और ये भी किसके अंदर आएगी, फार इंफ्रारेड में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसे जरूर ध्यान रखें। कई बार वो आपसे बोलेगा कि लाइन इज ऑब्जर्व्ड इन विजिबल रीजन फॉर हाइड्रोजन एटम, तो विजिबल रीजन बोला, हाइड्रोजन एटम बोला, मतलब वो बामर की लाइन की बात कर रहा है। किसी और एटम के लिए ये चीज वैलिड नहीं होगी, क्योंकि जैसे एटॉमिक नंबर चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होंगी, तो रीजन भी क्या होंगे, चेंज। तो हाइड्रोजन एटम के लिए लाइमन अल्ट्रावायलेट में, बामर विजिबल में, पास्चन ब्रैकेट इंफ्रारेड में, और फंड और हम्फ्री किसके अंदर आती है, फार इंफ्रारेड रीजन के अंदर आती है। बोलो कर सकते हैं, जिसे भी आप ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखना भी हम आगे चल के स्पेक्ट्रल लाइंस के नंबर निकालेंगे तब भी ये काम में आएगा, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे वहां पर भी आपके ये काम में आने वाला है। तो ये था आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और ये इसके बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप ट्रांजिशंस के बेसिस पर वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपसे कई चीज़ें बोल सकता है, जैसे आपसे बोलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन थर्ड एक्साइटेड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर आया, बताओ आने वाले इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या होगी। हाइड्रोजन एटम में मान लो तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए n हो गया 4, फर्स्ट के लिए n1 के लिए कितनी हो गई 2। तो इलेक्ट्रॉन 4 से 2 आ रहा है, 4 से 2 मतलब ये बामर की सेकंड लाइन हो गई। कौन से रीजन में आएगी, विजिबल रीजन में। इसकी अगर आपको वेवलेंथ निकालनी है तो 1/λ इज इक्वल्स टू r, z हाइड्रोजन है 1 स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आप लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, कर सकते हैं ना, बात समझ में आ रही है आपको। इस तरह के कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी होती है क्वेश्चंस की, जिससे मैं आपको यहाँ पर जरूर मिलवाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, मिस्टेक कर सकते हो। तो ये आपने कॉपी कर लिया, चलिए कॉपी कर लिया है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब आप कभी रिडबर्ग फॉर्मूला सॉल्व करो तो आर की वैल्यू शुरू में मत रखना, हमेशा लास्ट स्टेप में रखना। कुछ भी नहीं बचे, फाइनल लास्ट लाइन पे आप पहुंच गए तब जाके आप आर की वैल्यू रखो, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर आर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। वो जब मैं आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा तब भी बताऊंगा। अभी तो हाल फिलहाल हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं स्पेक्ट्रम के ऊपर बेस्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखें। हाँ, वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर सकते हैं। करें डिस्कस, चलिए ध्यान से देखें क्या कह रहा है। व्हाट ट्रांजिशन इन हाइड्रो स्पेक्ट्रम would have the same wavelength as the Balmer transition n equal to 4 to n equal to 2 of He plus spectrum। तो आपके पास एक तो He plus का स्पेक्ट्रम है और एक हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है। He plus में इलेक्ट्रॉन n2 equal to 4 से n1 is equals to 2 पर आ रहा है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि हाइड्रोजन में n2 और n1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि इसकी वेवलेंथ और इसकी वेवलेंथ क्या हो, सेम। समझ रहे हैं। तो पहले तो वो क्वेश्चन। अब आप क्या करोगे, यहां पर रिडबर्ग फॉर्मूला लगाओ, तो 1/λ इक्वल टू क्या लिखोगे, r इंटू, बताओ हीलियम के लिए z कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। सही है क्या। यही फॉर्मूला आप हाइड्रोजन के लिए लगाओ, r इंटू z के लिए तो गई 1 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जनरल तरीका क्या करते हैं लोग, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो फिर आप कुछ भी कर लो, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, बहुत दिक्कत आपको आने वाली है, क्योंकि एक इक्वेशन बनेगा और 2 वेरिएबल होंगे। तो आप सॉल्व मत करो, आप कंपेयर करो ऐसे, भाई इसका लैम्डा और इसका लैम्डा सेम होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई, 4r इंटू 1/4 माइनस 1/16,
शुड बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, आर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। सही है, देखो आर से आर गया, 4 से मल्टीप्लाई करो तो यहां बचेगा 1, क्या मैं 1 को 1/1 स्क्वायर लिख सकता हूं, है ना। यहां बचेगा 4, क्या मैं उसको 1/2 स्क्वायर लिख सकता हूं। दिस शुड बी इक्वल टू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब आप यहां से n1 और n2 को कंपेयर करो, है ना। हाँ, तो ऐसे रिडवर्क्स क्वेश्चन को, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन में यहां आके अगर आपने सॉल्व कर दी वैल्यू तो फिर गेम हो सकता है अपना। तो ऐसे क्वेश्चन में आप कंपैरिजन मोड पे चलें, यहां लास्ट में लाके कंपेयर करें, तो बताओ n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। कर सकते हैं। चलिए, तो आज मैंने आपको सिखाया कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्यों हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का नेचर क्या होता है, और किस तरह से हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट इन सीरीज को डिफाइन करते हैं। एक बार आप इसे ठीक से रिवाइज कर लें। नेक्स्ट क्लास पहले हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम एक और नई चीज पर मूव करेंगे, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। हाँ, ये जो आपने लाइमन में लाइंस देखी, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, तो जब एक इलेक्ट्रॉन किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो एक फिक्स्ड नंबर ऑफ लाइंस एमिट करता है। वो लाइंस कितनी होती है और उन्हें कैसे कैलकुलेट करते हैं, यही हम लोग नेक्स्ट क्लास सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।